आज हमारा टॉपिक है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, अर्थात मेम्ब्रेन कैसे अपना टेक्सचर बदलता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो जब भी फ्लूइडिटी की बात आती है तो दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना होता है। यदि हम कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर में दो महत्वपूर्ण विषय रहता है। पहला, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके। और दूसरा जो विषय होता है इसमें वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा कि ठंडी में हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, उसका मतलब जो त्वचा का सबसे ऊपर का हिस्सा है उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें ड्राइनेस आता है। तो यह ड्राइनेस या यह जो वेटनेस है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में भी जो मुख्य है वो है फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स का क्या कंपोजिशन है, कैसा है फॉस्फोलिपिड्स, ये महत्वपूर्ण है चीज। और दूसरा, भाई टेम्परेचर का क्या स्टेटस है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेम्परेचर। तो फॉस्फोलिपिड का कैसा कंपोजिशन है और टेम्परेचर का क्या स्टेटस है। अगर इन दोनों चीज पर देखें तो फिर फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वह हमें समझ में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन हमें अगर इन्हीं दोनों चीजों के आधार पर देखना है तो हम फ्लूइडिटी को समझे कैसे। मान लो कभी मेम्ब्रेन एकदम टाइटली जुड़ा हुआ है, एकदम टाइटली जुड़ा हुआ है, ओके। और कभी मेम्ब्रेन थोड़ा सा ढीला है, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज को कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें ऐसे ढीला है। तो ये जो टाइटनेस है वह टाइटनेस की लंबाई लें और इन्हीं, तो क्या हम देखते हैं जहां फ्लूइडिटी है वहां मेम्ब्रेन थोड़ा ढीला है। अब किस स्टेटस में मेम्ब्रेन थोड़ा सा फ्लूडी होगा और रिजिड होगा, अगर हमें बोलना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। और इस स्टेटस को क्या बोलेंगे, फ्लूडिटी। तो रिजिडिटी और फ्लूडिटी जो है यह डिपेंड करता है दो पॉइंट्स पर, किस प्रकार का फॉस्फोलिपिड है और टेम्परेचर का क्या प्रभाव है। हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो बायोमेम्ब्रेन है, बायोमेम्ब्रेन जो है इज कोलोइडल जेल। कोलोइडल जेल, कोलोइडल जेल जैसे ही कहते हैं, जैसे छाली जो होता है दूध का वह एक प्रकार का जेली है। दूध का क्या है, वो जेल फॉर्म है। तो ये जेल और सोल, जेल से सोल फॉर्म में और सेल से जेल फॉर्म में बदलते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं जेलेशन, और इसको बोलते हैं सोलेशन, ठीक है। ये घटना होती रहती है। जेल हो गया तो छाली की तरह हो गया, और सोल हो गया तो नॉर्मल मिल्क की तरह हो गया, फ्लूइड की तरह। इन दोनों पर क्या किस चीज का असर होता है, तो सोल से जेल होने पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब जेल से सोल होने पर टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हाई टेम्परेचर। लेकिन इसको वापस जेल होने के लिए आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लो टेम्परेचर। इस प्रकार से हाई और लो टेम्परेचर का इस पर असर देखा जाता है। अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि
मेम्ब्रेन का जो फ्रीजिंग है डिफिकल्ट, फ्रीजिंग of the cell membrane is difficult. क्यों डिफिकल्ट है? इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि उसको ठंड टेम्परेचर जो है उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। क्यों? अगर ये सवाल एक ब्रैकेट में दे वाई, तो इसका आंसर होता है कि फेज ट्रांजिशन समझते हैं, सोल से जेल या जेल से सोल। फेज ट्रांजिशन occurs at very low temperature, very low temperature। और नॉर्मली क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो एक एवरेज टेम्परेचर में रहते हैं। ये लो टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस होता है। इतना कम टेम्परेचर होगा तभी हमारा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, जम जाएगा। नहीं बोलते ठंड से जम जाना। और ऐसा सिचुएशन यूजुअली नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग उससे बचने के लिए, या हमारा मेम्ब्रेन जो है उससे बचने के लिए अपनी व्यवस्था करता है। कैसे करता है ये व्यवस्था, अब इसको देखने की जरूरत है। जब कैसे करने की व्यवस्था होता है कि हाउ अ मेम्ब्रेन, हाउ अ मेम्ब्रेन protects itself, protects itself against freezing। कोई भी मेम्ब्रेन अपने को जमने से बचने के लिए क्या काम करता है, तो इसमें दो आंसर होता है। टू इंक्रीज डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स in the hydrocarbon chain, HC chain of fatty acids। फैटी एसिड जिसे हम लोग टेल कहते हैं। तो पहला तो हो गया कि टेल में डबल बॉन्ड की मात्रा बढ़ गया, है ना। देखिए ये हो गया, डबल बॉन्ड की मात्रा बढ़ गया, पहला ये। और दूसरा, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन of the fatty acids in a phospholipid। अर्थात कहने का स्पष्ट है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें हाइड्रोकार्बन चेन भी जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब कि क्लैरिटी ऑफ एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये कहता है कि डबल बॉन्ड बढ़ेगा और फैटी एसिड का जो है कॉन्सेप्ट कि फैटी एसिड के जो शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन होता है उसमें पड़ेगा। अब देखो कि हम जब भी डायग्राम बनाते हैं फैटी एसिड्स का, कई प्रकार के फैटी एसिड्स बनाते हैं। इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन, या जिसमें मिक्सअप हो, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो, ये तीन है। और ये तीनों क्या होते हैं, सैचुरेटेड। उसी तरह से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ वन डबल बॉन्ड, ठीक है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ शॉर्ट हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे भी कि दोनों में ही डबल बॉन्ड हो जाए, ऐसे करके। तो हम जब इस चीज को पढ़ाते हैं तो हम हमेशा आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि मोर डबल बॉन्ड। देखो इस फॉर्मूला को याद रखना, मोर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स इन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोकार्बन चेन। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के लिपिड के चेन में होगा, मोर द रिजिडिटी, या इसको अगर हम दूसरे लफ्ज में बोले तो बोलेंगे
लेस फ्लूइडिटी, ठीक है ना। मतलब इस कंडीशन में मेम्ब्रेन क्या होगा, बहुत रिजिड होगा। देखो, अगर मान लो कि हम 5 डिग्री टेम्परेचर पर रखें, 25 डिग्री टेम्परेचर पर रखें, 2 टेम्परेचर पर हमने मेम्ब्रेन को रखा। पहला जो हम मान लेते हैं कि बहुत, या -5 डिग्री पर बहुत ही ठंड है, बहुत ठंडी है, तो इसमें क्या होगा, जो फॉस्फोलिपिड है ना, जो फॉस्फोलिपिड है लाइक दिस वन, उसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। लाइक एक डबल बॉन्ड यहां पर, लाइक दूसरा डबल बॉन्ड यहां पर, किंग कह रहे हैं इसको, लाइक इस तरह से डबल बॉन्ड। लेकिन यही फॉस्फोलिपिड्स जब 25 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, इनमें डबल बॉन्ड नहीं के बराबर हो, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड ये भी हो सकता है। तो पहला रिश्ता क्या है, पहला रिश्ता है कि मोर डबल बॉन्ड्स, लेस फ्लूइडिटी, मोर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, लेस फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी लेस का मतलब क्या हो गया कि मेम्ब्रेन ज्यादा रिजिड होगा। और दूसरा पार्ट हो गया कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, मोर फ्लूइडिटी। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें, अब दो मुद्दा यहां पर आता है। पहला मुद्दा है कि मान लीजिए सर कि अगर किसी मेम्ब्रेन में एक ऐसा स्टेटस है कि मेम्ब्रेन इन गुड कंडीशन, ठीक है, मान लीजिए कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेम्ब्रेन खुश है, तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो थोड़े लंबे लंबे हैं, ऐसे ऐसे अरेंज है, तो बढ़िया एकदम खुशी का माहौल है। अभी जैसे ही ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए, इनके जगह पर छोटे छोटे या फिर डबल बॉन्ड लिए हुए फॉस्फोलिपिड्स आए। तो सर क्या यही फॉस्फोलिपिड इसमें बदल जाता है? ये फॉस्फो, मान लीजिए कि इसमें C20 है और इसमें C14 है, तो क्या यहां से यहां में 6 कार्बन निकल जाता है? 6 कार्बन निकल जाता है? पर होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर क्या थ्योरी है? रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इस वक्त में सेल में ये जो C20 है, C20 फैटी एसिड, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन में C14 जो है वह जोड़ दिया जाएगा। अर्थात कि इसको वहां से हटा दिया जाएगा। मान लो हम इसी को हटाएं, सपोज करो पहला वाले को, इसको यहां से हटा दिया गया और इसके जगह पर किसको लाकर रिप्लेस कर दिया गया? छोटा वाले को। तो यह रिप्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके कार्बन की संख्या को घटा दिए या उसमें डिहाइड्रोजनेशन करके डबल बॉन्ड बढ़ा दिए, ये सब नहीं होता है। मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा और आपको अगर समझाने के लिए बनाऊं तो देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूं। ये सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है। अब टेम्परेचर चूंकि घट रहा है तो हमको छोटा वाला फॉस्फोलिपिड को, यानी डबल बॉन्ड वाले फॉस्फोलिपिड्स को भेजना है। तो फॉस्फोलिपिड बनता कहाँ है? ये न्यूक्लियस मान लें। कहाँ रहा है? तो फॉस्फोलिपिड बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें हम लोग PL से इंडिकेट करते हैं फॉस्फोलिपिड। यहाँ PL स्टैंड्स फॉर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स को यहाँ बना रहा है, फिर इस फॉस्फोलिपिड्स को ये वेसिकुलर फॉर्म में चेंज कर रहा है,
और इसमें फॉस्फोलिपिड हैं, छोटे छोटे वाले फॉस्फोलिपिड्स हैं, और ये मेम्ब्रेन में दिया गया, और मेम्ब्रेन से जो बड़ा फॉस्फोलिपिड है उसको भी एक वेजाइकल के अंदर में लाया गया और लाइसोसोम के साथ उसको जोड़ दिया गया, लाइसोसोम के साथ। इस प्रकार क्या हो, जो बड़ा बड़ा चेन वाला था फॉस्फोलिपिड वह डिस्ट्रॉय हो गया, और छोटा चेन वाला जो फॉस्फोलिपिड है वो जोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर सिंगल बॉन्ड वाले फॉस्फोलिपिड है उनको निकाल दिया गया, और डबल बॉन्ड वाले फॉस्फोलिपिड से उसको जोड़ दिया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना सेल में जरूरी होता है। ये सेक्रेटरी वेजाइकल, ओके। तो ये इस प्रकार से ये रिप्लेसमेंट थ्योरी काम करता है। अब जो अगला मुद्दा इसमें है, वो मुद्दा को हम थोड़ा सा ऐसे आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाते हैं, आप देखने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो है इसमें ये इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पर ये उसको बोलते हैं रिजिड, रिजिड, इसको बोलते हैं फ्लूइडी। अर्थात जैसे से ऊपर बढ़ेगा चीज फ्लूइड होते जाएगा, मतलब ये गाढ़ा से पतला हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बोले हिंदी में कहेंगे गाढ़ा, और इधर इसको क्या कहेंगे, पतला। तो गाढ़ा से पतला होने की बात है। और कि दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। इस टेम्परेचर को हम लोग इंडिकेट करते हैं टीएम से, मेल्टिंग टेम्परेचर। जब इसका ग्राफ देख, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ कैसे बना लूं, ठीक है, ओके। हम लगता है लगभग लगभग सीधा ही होगा, ठीक है। जब ये इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, देखिए कैसे होता है। ये सिग्मोइड कर्व है। ये कर्व क्या बताता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं चीजें कठोर से, मतलब गाढ़ा से ना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं, पतलापन बढ़ते जा रहा है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पर, इसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं, यह सबसे कम होता है। ये टीएम नहीं लिखकर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। यह पॉइंट होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, और इसके बाद ये धीरे धीरे कांस्टेंट होना शुरू होता है। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें फ्लूइडी होती चली जाएंगी। अब चलो हम लोग एक बड़ा छोटा सा घरेलू उदाहरण है, उसको देखते हैं। कि हमने दूध को रात में फ्रिज में रख दिया था, तो दूध में छाली जम गया ऊपर, काफी मोटा लेयर छाली। तो ये जो है जेल है, रिजिड है, ये गाढ़ा, और अंदर जो है दूध है। अब हम इसको स्टोव पर डालें, और स्टोव पर डालने के बाद हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ बढ़ाते दिखा रहे हैं हम, वैसे वैसे क्या देख रहे हैं कि ऊपर का छाली जो है, जो भी रिजिड था, वो धीरे धीरे टूटने लगा है। और टूटते टूटते वो छाली जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, मिल गया। वो पूरी तरह से सॉलिड से क्या हो गया, फ्लूइडी हो गया, मतलब रिजिड से फ्लूइडिटी हो गया। फिर ये धीरे धीरे खौलने लगा, उबलने लगा, है ना। दूध उबल के गिर भी सकता है। अर्थात हम जैसे जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये गाढ़ा से पतला होना शुरू हो जाता है। अर्थात
कि ये मोर फ्लूइडिटी को शो करता है। अगर इसी टर्म को यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ज्यादा है, अर्थात जब रिजिड होगा तो मोर डबल बॉन्ड एंड जब फ्लूइडिटी होगा तो मोर सिंगल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड। यहां पर यह है अनसैचुरेटेड, ओके, और यहां पर ये सैचुरेटेड। तो ये सब चीजें होती है जिसको हम लोग को समझना होता है। धीरे धीरे डबल बॉन्ड क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अब एक सवाल आता है, अगर हम टेम्परेचर गिरा दें तो पहला स्टेटमेंट है सिस डबल बॉन्ड of fatty acid hydrocarbon chain increases। दूसरा है कि saturation of fatty acid chain increases। ये दो प्रमुख बिंदु है जिस पर हमको बात करनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, सिस डबल बॉन्ड तो बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर गिराएंगे तो डबल बॉन्ड बढ़ेगा। सिस, चूंकि फैटी एसिड में सिस डबल बॉन्ड होता है तो सिस डबल बॉन्ड बढ़ेगा, ट्रांस नहीं होगा, सिस होगा। दूसरा है कि तो ये सही है स्टेटमेंट, सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन इंक्रीजेस, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। सिस डबल बॉन्ड बढ़ेगा तो अनसैचुरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ के रखना है। ओके, इसके अलावा हम अभी देख रहे हैं रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल in on the membrane fluidity, on the membrane fluidity। membrane fluidity पर कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? सीधा आंसर है कोलेस्ट्रॉल, हम बताएं सर। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस रिजिडिटी। कोलेस्ट्रॉल जो वो क्या करता है, रिजिडिटी बढ़ाता है। ठीक है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल के रहने से फ्लूइडिटी घटता है, मतलब ये फ्लूइडिटी को घटाता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल रहने से मेम्ब्रेन में कड़ापन आता है। अब इसको हम अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखिए, ये फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये पोलर हेड है, ये नॉन पोलर टेल है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल इसके बीच में रहता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा पोलर हेड होता है, ठीक है ना, वहां OH होता है और इस प्रकार से उसका एक रिंग होता है। ठीक है, सब इस रिंग के बारे में पढ़े हैं, C27 परिवार से बिलोंग करता है। इस प्रकार से ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसका पोलर पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं OH। ये जो है वो OH है और ये हाइड्रोकार्बन रिंग होता है। इस तरह से पोलर हेड, पोलर OH एक तरफ हो गया, और ये जो फैटी एसिड चेन है, नॉन पोलर टेल, दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन, ये फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ इसका कोलेस्ट्रॉल का बाकी हिस्सा। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि रिजिडिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। जैसे कि जितने दूर को मैंने अभी कलर से ब्लॉक किया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, रिजिड हो गया, और एक सिर्फ छोटा सा टेल का हिस्सा जो है वो लोग फ्लूइडी है, मतलब मूवेबल है।
इसका मतलब है कि अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर है तो ये रिजिड हो जाएगा। अब अगर हम कोलेस्ट्रॉल को हटा दें, सोचिए अगर हम यहीं पर कोलेस्ट्रॉल को हटा देते हैं, अब जो फ्लूइडिटी का हिस्सा है वो हिस्सा क्या होता है, मतलब मूविंग जो हिस्सा है वो इतना बड़ा हो गया, और रिजिडिटी का हिस्सा हेड में तो बहुत छोटा सा है। तो ये जो गैप है, ये इतना दूर गैप जो है, वो गैप किससे किससे भरा गया? वह गैप जो होता है भरा जाता है कोलेस्ट्रॉल से। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को घटाता है और रिजिडिटी को बढ़ाता है। इसके बड़े सिग्निफिकेंट रोल होते हैं। अब देखो, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन ये प्रमोट करता है, प्रमोट द परमिएबिलिटी बैरियर। मतलब ये इतना कड़ा कर देता है मेम्ब्रेन को कि बैरियर का काम करता है, किसी चीज को ये अंदर बाहर जाने नहीं देगा। इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में और भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स।